हाय स्टूडेंट्स, इट्स इमरान अब्दुल्ला, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पिछले ही वीडियो से लिंक करता है। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उसमें हमने जो कंपोनेंट डिस्कस किया था वो हमने बड़ा ब्रीफली जो है वो ब्लड को डिस्कस किया था। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स अभी अंडर डिस्कशन हैं जिनको भी हमने डिस्कस करना है। वो है हमारे पास ब्लड सेल्स एंड हमारे पास ब्लड लाइक सेल्स। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ब्लड सेल्स जो है और ब्लड लाइक सेल्स ये 45% पोर्शन है जो कि सेमी सॉलिड पोर्शन है, और उसमें जो हमारे पास ब्लड के कंपोनेंट हमने प्लाज्मा को डिस्कस किया था वो 55% था। तो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास तीन टाइप्स के जो है वो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है जी। जो हमारे पास फर्स्ट वन ब्लड है, ब्लड का सेल है, दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है जी। द फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल। और जो हमारे पास सेकेंड वन है उसको हम कहेंगे वाइट ब्लड सेल। These are basically two types of blood cells. हमारे पास सबसे पहले जो रेड ब्लड सेल है उसकी तरफ हम आएंगे। रेड ब्लड सेल, एक तो नाम से ही जाहिर है इनका कलर क्या होगा, रेड होगा। और ब्लड का रेड कलर भी किसकी वजह से होगा, रेड ब्लड सेल की वजह से। हम इसके बेसिक फंक्शन की तरफ आते हैं कि इनका काम क्या है। तो इनका काम क्या है जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन लंग्स एंड बॉडी टिश्यूज। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस की तो हमारे पास दो ही रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। वन इज ऑक्सीजन, अदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। इन जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस का कहाँ किस किस के दरमियान, लंग्स से और बॉडी के टिश्यूज के दरमियान, यानी इनका ट्रेवल क्या है, फ्रॉम लंग्स टुवर्ड्स टिश्यूज एंड फ्रॉम टिश्यूज टुवर्ड्स लंग्स। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से ली जाती है, लंग्स से, और ट्रांसपोर्ट कहाँ की जाती है, फ्रॉम लंग्स टुवर्ड्स द टिश्यूज। और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कहाँ से ली जाती है, टिश्यूज से, और फ्रॉम टिश्यू से ट्रेवल कहाँ की जाती है, टुवर्ड्स लंग्स। और लंग्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी इनहेलेशन से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, लंग्स में ले जाते हैं। लंग्स से रेड ब्लड सेल उस ऑक्सीजन को कहाँ ले जाते हैं, टिश्यूज में। टिश्यूज में वह ऑक्सीजन यूज होती है। सॉरी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से ली जाती है और कहाँ पहुंचाई जाती है, टिश्यूज तक। टिश्यूज में वो ऑक्सीजन यूज हो जाती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, और एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, वहां से क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज बेनिफिशियल। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टिश्यूज से कहाँ ले जाई जाती है, लंग्स में, और बॉडी से बाहर निकाली जाती है। तो हमारे पास इन दोनों गैसेस को बाइंड कौन करता है, रेड ब्लड सेल। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रेड ब्लड सेल है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो बेसिकली जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर 95% हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और 5% क्या है, एंजाइम्स हैं। 5% क्या है हमारे पास, एंजाइम्स। जो 95% हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये वो प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को एक साइड से बाइंड कर सकती है और दूसरी साइड से किसको बाइंड कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड को। जहां जरूरत होती है, इसकी मुख्तलिफ कंडीशन है, चैप्टर नंबर 13 में आप पढ़ के आए हैं कि कितना प्रेशर हो तो ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, कितना प्रेशर हो तो ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और फिर कौन बाइंड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो एंजाइम है 5%, आपने नाम भी पढ़ा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
इनका काम क्या है कि ऑक्सीजन के अटैच होने और डीटैच होने, कार्बन डाइऑक्साइड के अटैच होने और डीटैच होने के प्रोसेस को स्पीड अप करती है। ठीक है, ये एंजाइम का काम है। अगर हम बात करें कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होती है, तो जितनी भी फ्लैट बोन्स हैं, चिपटी बोन्स हैं, उन बोन्स के अंदर जो है वो इनकी प्रोडक्शन होती है। हमारी बॉडी में फ्लैट बोन्स कौन सी हैं? सबसे पहले वर्टिब्री, जो वर्टिब्रल कॉलम की रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं, उनके अंदर जो है ये प्रोडक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद रेड बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में बड़े सारे पोर्शन हैं, ठीक है, रेड बोन मैरो में इसकी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास स्टर्नम, स्टर्नम जो है इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, इसको सीने की हड्डी भी कहते हैं, ये वाली सेंटर वाली, इसमें भी प्रोड्यूस होते हैं। और इनका जो प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस होने के बाद इनका लाइफ स्पैन कोई ऑलमोस्ट 4 मंथ है। एमसीक्यू जो है वो डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है कि मंथ ना बताएं, दिन बताएं। तो आप क्या करेंगे, एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं, तो आप इसको 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 120 डेज। ठीक हो गया। अगर हम इनकी बात करें शेप की, तो इनकी जो शेप होती है दैट इज बाइकनकेव शेप। बाइकनकेव शेप क्या होती है, जिस तरह एनक की शेप होती है, ठीक है, ये इस तरह हमारे पास बाइकनकेव शेप कुछ इस तरह होती है, जो हमारे पास ग्लासेस हैं ऐसे, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, वाहिद सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि ये कौन सा सेल है हमारी बॉडी में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, रेड ब्लड सेल। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर कर लें, बुक ने थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूज करके लिखी हुई है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में न्यूक्लियस होता है, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में आते हैं तो इनसे न्यूक्लियस खत्म कर दिया जाता है। तो सुनिए, व्हाट इज एम्ब्रियोनिक लाइफ? एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है जब वो अंडर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, जब वो प्रोड्यूस होने के प्रोसेस में है, अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुए, उसे क्या कहेंगे हम, एम्ब्रियोनिक लाइफ। और क्योंकि ऐसा तो सेल कोई हो ही नहीं सकता ना, हम इसे रेड ब्लड सेल कह रहे हैं, रेड ब्लड सेल, तो सेल तो बगैर न्यूक्लियस के हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन जब तक ये प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, और जब ये प्रोड्यूस हो चुके हैं, प्रोडक्शन इन एरियाज में होगी, जब प्रोड्यूस हो चुके हैं तो ब्लड स्ट्रीम में आएंगे और उस वक्त इनके अंदर से न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन, क्यों खत्म हो जाएगा? देखें, छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर रेड ब्लड सेल ने जाना होता है, अगर इसके अंदर न्यूक्लियस होगा तो ये उन कैपिलरीज में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस वजह से इनका साइज कम करने के लिए इनके अंदर से न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, लॉस करवा दिया जाता है, न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है। ठीक है जी। और वैसे भी याद रखिएगा, न्यूक्लियस जिस सेल में होगा वो माइटोसिस और मियोसिस के जरिए डिवाइड करता है, जबकि ये माइटोसिस मियोसिस के जरिए डिवाइड नहीं करता। 120 डेज के बाद इसकी अपप्टोसिस हो जाती है, ये सेल्फ प्रोग्राम्ड डेथ जो बॉडी की है उसके जरिए मर जाता है, जिसने माइटोसिस मियोसिस नहीं करनी, इस वजह से इसमें न्यूक्लियस की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो है आखिरी बात, जो बड़ा एमसीक्यू भी फैसलाबाद बोर्ड में पूछा गया, और वो एमसीक्यू क्या है कि इंसान में मेल और फीमेल के अंदर जो है इसकी क्यों मेल एंड फीमेल्स, इसमें इसकी कितनी कितनी अमाउंट है। ठीक है, तो मेल और फीमेल के अंदर इसकी जो है वो अमाउंट में डिफरेंस है, मेल्स के अंदर कुछ ज्यादा है, ठीक है, और वो है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल में क्या है 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिनट सवाल कर लेते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्यों है।
एक्चुअल मेल्स में एक हार्मोन है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। अब ये आपकी बुक से हट के नहीं, आपके माइंड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट जनरेट करने के लिए बात बताई जा रही है। मेल्स के अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसका काम है स्पर्म प्रोडक्शन। वो जब प्रोड्यूस होता है तो इन रेड बोन मैरो के ऊपर उसका इफेक्ट होता है स्टिमुलेटरी। मतलब क्या है कि जब वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेल्स में तो रेड बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन तेज हो जाती है, स्टिमुलेट होती है या स्टार्ट हो जाती है कह सकते हैं। जबकि फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसका इफेक्ट रेड बोन मैरो पे इनहिबिटरी है। मतलब क्या है कि जब वो प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन रुक जाती है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हार्मोन्स जिसकी वजह से मेल और फीमेल्स के अंदर डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल है। होप सो आपने इस पॉइंट को क्लियर किया होगा। तो हम जो है वो आगे चलते हैं अपने वाइट ब्लड सेल की तरफ। तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर हमारे पास जो मेजर दो टाइप्स हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। बल्कि इससे भी पहले इधर हमने फंक्शन को डिस्कस किया, तो इनका फंक्शंस क्या होगा, बॉडी डिफेंस। इनका फंक्शन क्या होगा, बॉडी डिफेंस। आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई फंजाई आ जाए, कोई भी बॉडी में के अंदर कोई बाहर से कोई चीज आ जाए एज एन एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल के तौर पे, बॉडी को लगे कि ये फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी उसको आइडेंटिफाई करे कि ये मेरी बॉडी की चीज़ नहीं है, बॉडी में डिजीज काजिंग है, तो बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगी। बॉडी के इस रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाइट ब्लड सेल्स। इनमें डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस हैं और डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी बेसिकली जो टाइप्स हैं वो दो हैं, ठीक है जी। पहली जो टाइप है हम उसको कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। द फर्स्ट वन टाइप इज ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, एंड द अदर वन इज एग्रैन्युलोसाइट्स। ये इनकी जो कैटेगराइजेशन की गई है ये दो बेस पे की गई है, यानी इनको कैटेगराइज जब भी किया जाता है तो किसी न किसी बेस पे किया जाता है। ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ देयर न्यूक्लियस एंड ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। तो ये जो नाम है ये जाहिर करता है किस चीज को, कौन सी क्लासिफिकेशन को ये जाहिर करता है, ये क्लासिफिकेशन जाहिर करता है जो मैंने अभी साइटोप्लाज्म वाली बताई है। ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स होती हैं, जबकि हमारे पास एक ग्रैन्युलोसाइट्स का साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं कि हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं इनकी मेजर 3 टाइप्स हैं। हमारे पास जो पहली है उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल, ठीक है जी। फिर हम जो है जो अगली इसकी टाइप है फिर हम उसको कहते हैं हमारे पास इयोसिनोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स, और जो उससे अगली टाइप है उसको हम कहते हैं बेसोफिल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। इनको डिस्कस करने के बाद हम एक ग्रैन्युलोसाइट्स की टाइप्स की तरफ आएंगे। तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स बॉडी के वो सबसे पहले सेल्स हैं जिन्होंने क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंजाई है, कुछ भी है, सबसे पहले कौन रिस्पॉन्स करते हैं, न्यूट्रोफिल्स। इस वजह से इनकी तादाद भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स में 100 में से 62% होते हैं, ठीक है। और जो इयोसिनोफिल्स हैं ये हमारे पास होते हैं 2%, और जो बेसोफिल्स होते हैं ये होते हैं 1%, ठीक है जी। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं अगर हम देखें तो इनकी जो न्यूक्लियस, पहले मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन 2 बेस पे की गई है। द फर्स्ट वन शेप ऑफ न्यूक्लियस, उस बेस पे कितनी क्लासिफिकेशन की, कितनी टाइप्स हैं इसकी, 2। अब है इनकी शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं
दैट इज मल्टी शेप्ड, या आप कह सकते, सॉरी मल्टी शेप्ड, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके लोब्स होते हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ऐसे ये अगर सेल है तो इसके बहुत सारे क्या होंगे, लोब्स बने होंगे, और अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, क्लियर नहीं होगा, बल्कि क्या होंगे उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे। क्या होंगे उसके अंदर, ग्रेन्यूल्स होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम आते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस आए तो ये बॉडी जब उसको डिटेक्ट कर लेती है तो ये उस साइट ऑफ इन्वेजन पे जाते हैं। बॉडी बुक में लिखा हुआ है साइट ऑफ इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है हमला, इन्वेड का मतलब होता है हमला। साइट ऑफ इन्वेजन पे ये जाते हैं, साइट ऑफ इन्वेजन जहाँ पे हमला किया है किसने, एंटीजन ने, और वहां पे जाके क्या करते हैं, उस एंटीजन को मारते हैं। हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, इनके पास डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, लाइक अवर आर्मी, या मरना है या मार देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये जाते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या ये एंटीजन को मार देंगे या एंटीजन इन्हें मार देगा। अब अगर तो हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये उसको मार देते हैं एंटीजन को, बात खत्म। अगर एंटीजन इनको मार देते हैं तो फिर क्या होगा, ये न्यूट्रोफिल मर जाएंगे और हमारे पास जो चीज़ बनेगी उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं पस, ठीक है। पस आपने सुना होगा, पीप को कहा जाता है, ठीक है जी। तो हमारे पास पस बनेगी। तो पस का क्या मतलब हुआ, डेड न्यूट्रोफिल। लेकिन आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, डेड वाइट ब्लड सेल। तो आप दोनों जो है इसमें कर सकते हैं। लेटेस्ट बुक्स के अंदर डेड न्यूट्रोफिल है और आपकी बुक में डेड वाइट ब्लड सेल्स हैं। आगे हम मूव करते हैं कि अगर न्यूट्रोफिल्स नहीं मार सकते तो क्या बॉडी का एक्शन खत्म हो जाता है, नहीं, बॉडी के पास इससे बड़े बड़े हैं। ये तो पंजाब पुलिस है बेचारी, ठीक है जी। फिर हमारे पास दो टाइप्स यहाँ पे आती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हम ए ग्रेनुलोसाइट्स भी कहते हैं। तो हमारे पास इसकी भी कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं मोनोसाइट्स, एक को क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। हमारे पास जो अगर न्यूट्रोफिल डेड ना कर सके तो हमारे पास उसी वक्त बैक एंड पे कौन मौजूद होते हैं, मोनोसाइट्स। जब न्यूट्रोफिल जाते हैं तो इनकी सिक्योरिटी के लिए या चेक एंड बैलेंस रखने के लिए उसके बैक एंड पे ब्लड में कौन होते हैं, मोनोसाइट्स। 7 से 8 घंटे ये ब्लड में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर इन्हें पता लग जाए कि न्यूट्रोफिल मर गए फिर क्या होगा, कुछ और न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट ये मिलके कहाँ जाएंगे, जहाँ पे पहले कौन गए थे, न्यूट्रोफिल। कहाँ गए थे, साइट ऑफ इन्वेजन पे, जहाँ पे उस एंटीजन ने हमला किया। कौन कौन मिलके, पंजाब पुलिस एंड हमारे पास क्या होगा, इलियट मिलके जाएगी। यानी हमारे पास एक लोअर क्यों जा रहा है, जो पंजाब वो इंडिकेट करेगा फला जगह जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स मिलके जाएंगे। लेकिन याद रखिए मोनोसाइट एक नॉन यूनिफॉर्म है, ये सिविलियन फॉर्म है। इसकी करेगा क्या, हमारे पास मोनोसाइट साइट कन्वर्ट होगा, अपने यूनिफॉर्म पहनेगा, किस में कन्वर्ट होगा, मैक्रोफेज में। आप सुने जरा, मैक्रोफेज, मैक्रो का मतलब लार्ज, फेज का मतलब क्या होगा, ईटर। मैक्रो मीन लार्ज, फेज का मतलब क्या है, ईटर। मैक्रोफेजेस बड़े खा जाने वाले, किसको खा जाने वाले, एंटीजन। तो ये दोनों जाएंगे, ये ज्यादा पावरफुल है, उसकी क्या कर देगा, डेथ काज कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं इयोसिनोफिल्स की तरफ। और जो इयोसिनोफिल्स हैं बेसिकली इनका जो काम है हमारी बॉडी में, ये रिस्पॉन्स करते हैं अगर आपकी बॉडी में कोई पैरासाइट चला जाए, ठीक है। न्यूट्रोफिल कब रिस्पॉन्स करते थे, जनरली कोई भी चीज़ जाए, बैक्टीरिया के केसेस में ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इयोसिनोफिल्स कब रिस्पॉन्स करते हैं, ये रिस्पॉन्स करते हैं, यानी आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस, पैरासिटिक
इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन क्या होती है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी एंटीजन का बॉडी के अंदर चले जाना और जाके बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करना, अपना नंबर इंक्रीज करना, दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। यूसिनोफिल का काम भी पता चल गया कि इन जो हमारे पास पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं उसमें इनकी तादाद क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तादाद ज़्यादा हो जाने का मतलब इंडिकेट, आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं सीबीसी करवा के लें। सीबीसी क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। हर किस्म के रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, हर चीज़ के सेल को काउंट किया जाता है। डॉक्टर्स को पता है नॉर्मल तादाद कितनी है। अब होता क्या है कि जिन सेल्स की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इयोसिनोफिल्स की तादाद क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा है, मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिक इन्फेक्शन। इसके सेल्स की तादाद का ज़्यादा होना इंडिकेट क्या करता है आपको, किसकी इन्फेक्शन है? पैरासाइट की। फिर देन डायग्नोज किया जाएगा कि कौन सा पैरासाइट है। तो ये बेसिकली क्यों हम पढ़ रहे हैं, डायग्नोस्टिक स्टेप्स हैं, ये तशखीस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एनीवे हम वापस आते हैं, मोनोसाइट भी हमारे पास हो गया। हमारे पास इसमें क्या रहता है? बेसोफिल्स। ठीक है जी। तो हमारे पास बेसोफिल जो है बेसिकली ये दो काम करता है। सबसे पहले इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हेपरिन। ठीक है। और हेपरिन नाम से जाहिर है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। ठीक है। समटाइम जो है वो हार्ट पेशेंट्स को लगाई जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड जब गाढ़ा होता है तो उसकी स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है, और हमारे पास ब्लड जमना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल ब्लॉक हो सकती है। तो हेपरिन बेसिकली उस ब्लड को क्या करती है? जमने नहीं देती। जमने कैसे नहीं देगी? गाढ़ा ब्लड है तो क्या कर देगी? पतला कर देगी। आपने हार्ट पेशेंट्स को अक्सर हेपरिन के इंजेक्शंस लगते देखे होंगे। ठीक है। तो हमारे पास हेपरिन का काम क्या है? बेसिकली इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका काम किस चीज के उलट है, तो ब्लड क्लॉटिंग करती कौन है? फिब्रिनोजिन। और रोकती कौन है? हेपरिन। रोकती कौन है हमारे पास? हेपरिन। उसके बाद एक और केमिकल जो है ये प्रोड्यूस करती है, और उस केमिकल का नाम है हिस्टामिन। क्या नाम है उसका जी? हिस्टामिन। और ये जो हिस्टामिन केमिकल है बेसिकली इसका काम क्या है? ये कब प्रोड्यूस होता है? ये उस वक्त प्रोड्यूस होगा जिस वक्त बॉडी में जरूरत हो किसकी? इन्फ्लेमेशन की। एंड व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन? इट इज बेसिकली स्वेलिंग। सोजिश को कहते हैं, चोट लगती है ना, जगह सूज जाती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। और कौन काज करवाता है? हिस्टामिन काज करवाता है। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास हिस्टामिन कैसे काज करवाता है? आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई है कैसे इसको ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज करवाता है, बाय इनएक्टिवेटिंग द एलर्जिक रिएक्शंस। ये बात माइंड में रखें कि हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन बाय डीएक्टिवेटिंग द एलर्जिक रिएक्शंस। इस लाइन को बार बार नोट कर लें कि इट डीएक्टिवेट्स द एलर्जिक रिएक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन। अच्छा, ये हमारे पास आगे आते हैं जी। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है? तो लिम्फोसाइट्स बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। वैसे तो सारे के सारे वाइट ब्लड सेल्स बॉडी को डिफेंड करते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बॉडी को डिफेंड करती है वो कौन है? लिम्फोसाइट्स हैं। इनमें बी लिम्फोसाइट्स हैं एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं ये आज का टॉपिक ऑफ द डिबेट नहीं है। हम चलते हैं अपने जो है वो लास्ट पोर्शन की तरफ, जिसको हम कहते हैं ब्लड लाइक सेल्स। ठीक है। तो हमारे पास पहले हमने डिस्कस किया ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। फिर हमने वाइट ब्लड सेल्स की इसी तरह टाइप्स को डिस्कस करते गए, और फिर हमने जो है वो डिस्कस किसको किया? अपने ए ग्रेनुलोसाइट्स के पोर्शन को। एंड अब हम जाएंगे कहाँ पे? ब्लड लाइक सेल्स। मेरे पास थोड़ी जगह भी कम है। ब्लड लाइक सेल्स बेसिकली आप कह सकते हैं दे आर नॉट सेल्स, दे आर जस्ट लाइक सेल्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्स वाली हैं, बट हर कंडीशन सेल वाली पूरी नहीं होती। ठीक है। तो इसमें एक सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो हमारे पास जो तीनों कंपोनेंट्स जिस सेल के पास हों हम उसे सेल कहेंगे, बाकी इसके अलावा कोई एक कंपोनेंट्स भी इन तीनों में से मिस हो तो हम कहेंगे सेल नहीं है। तो ये बेसिकली इनमें तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? साइटोप्लाज्म। तीसरी कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है। इसमें जैसे अच्छा आप कहेंगे कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं है, फिर आप सेल कह रहे हैं। भाई उसमें कभी न्यूक्लियस था, इनमें न्यूक्लियस कभी भी नहीं था। ये बड़े बड़े सेल्स के टुकड़े हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दे आर कॉल्ड मेगा कैरियोट्स। ठीक है, मेगा मीन बड़े, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। मतलब क्या है? इनको आपकी बुक में लिखा हुआ है फ्रैगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। मतलब क्या है कि जब बड़े बड़े सेल्स टूटते हैं रेड बोन मैरो में, तो वहां से क्या बनता है? वहां से हमारे पास बनता है बड़े बड़े सेल्स के फ्रैगमेंट्स बनते हैं। उन फ्रैगमेंट्स में होता क्या है? साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस उनमें नहीं होता। जब न्यूक्लियस उनमें नहीं होता तो हम कहेंगे ये सेल नहीं है। दीज आर फ्रैगमेंट्स ऑफ द लार्ज सेल्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यानी अंदर साइटोप्लाज्म है और बाहर क्या है? मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पहले हमने जैसे इसका फंक्शन पढ़ा था, इसका फंक्शन पढ़ा, तो इसका फंक्शन क्या होगा? इसका एक ही फंक्शन है एंड दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है आपको पता है। और हमारे पास कौन करता है? फिब्रिनोजेन प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन फिब्रिनोजेन प्रोटीन की कौन करता है? इनको हम ब्लड लाइक सेल्स, या इनका दूसरा नाम क्या है? हम इनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं, पीएलटी या प्लेटलेट्स। अच्छा, यहाँ पे आखिरी बात करके हम इसको वाइंड अप करते हैं कि हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसके कुछ और नाम्स भी हैं, रेड ब्लड सेल के कुछ और नाम्स भी हैं। तो रेड ब्लड सेल का जो नाम है उसको हम दूसरे नाम को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ये नाम आपने याद रख लेने हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। इसी तरह हम प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? मेरे पास जगह कम है, मैं नीचे लिख रहा हूं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है जी, थ्रोम्बोसाइट्स। अगर आप देखें थ्रोम्बो मीन थ्रोम्बस बनाना, थ्रोम्बस क्या होता है? ब्लड क्लॉट। साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल्स। कहीं भी वर्ड साइट है तो मतलब क्या होगा? सेल्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स क्या होंगे? ब्लड क्लॉट बनाने वाले सेल्स। इनकी हमारे पास 1 mm ब्लड में, जैसे आपने पढ़ा, कितने हैं? 5 से 5.5 मिलियन या 4 से 4.5 मिलियन। अच्छा, 1 मिलियन में अब देखना है कितने होंगे। अगर आप अपनी बुक में वो जो टेबल बना हो वहां पे देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी। एक हमारे पास जो मिलियन है उसके लिए उसने यहाँ पे लिखी हुई है 5 सिफरें, 1 2 3 4 5, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब में हमने नीचे क्या लिखा है? 5 से 5.5 मिलियन। उसे लिखा है 1 मिलियन क्या होता है? इतना होता है। ठीक, इसी तरह हमारे पास ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो होते हैं 7000 से 8001 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में, 60,000 से 8000 मिलियन। इसी तरह सबसे ज्यादा जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं इनकी होती है हमारे पास 2.5 लाख से 3 लाख। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मिलीमीटर क्यूब में हमारे पास रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं इनकी तादाद मैंने लिख दी है। ये एक ब्रीफ सा हमारे पास जो है वो इस टॉपिक का लेक्चर था। अब तक के लिए जो है वो इतना ही। अपने जो इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।